नमस्कार, स्वागत है बिंदास खबरें में। वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों को जानने का और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि श्रम सुधारों से जुड़े विधेयकों को लेकर राहुल गांधी का आरोप, कहा कि मजदूरों पर वार किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद से पारित हुए श्रम सुधारों से जुड़े 3 विधेयकों को लेकर गुरुवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि किसानों के बाद मजदूरों पर वार किया गया है। राज्यसभा ने बुधवार को उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को मंजूरी दी है, जिनके तहत कंपनियों को बंद करने की बाधाएं अब खत्म होगी और अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना ही कर्मचारियों को हटाने की अनुमति होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को मंगलवार को पारित किया था और अब इन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि किसानों के बाद अब मजदूरों पर वार, गरीबों का शोषण और मित्रों का पोषण, यही है बस मोदी जी का शासन। दोस्तों समय समय पर राहुल गांधी मोदी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। क्या आप राहुल गांधी से सरोकार रखते हैं, यानी कि राहुल गांधी के समर्थन में हैं? अगर हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत चीन तनाव पर बोले जयशंकर, सीमा पर अभूतपूर्व हालात, बातचीत से निकालना होगा हल। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा पर तनाव बना हुआ है। चीन की ओर से कई बार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन सीमा पर अभूतपूर्व हालात बने हुए हैं, बातचीत करके ही इसका हल निकालना होगा। एलएसी पर तनाव को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन सीमा पर अभूतपूर्व हालात बने हुए हैं और दोनों देशों को बातचीत करनी होगी और हल निकालना होगा। दरअसल हाल ही में विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से रूस में मुलाकात की थी, जिसके बाद जयशंकर का ये पहला बयान है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि देर रात गोवा से मुंबई पहुंची दीपिका, आज एनसीबी की टीम करेगी पूछताछ। दोस्तों आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में सामने आए नामों में से दीपिका पादुकोण सबसे बड़ा नाम है। वे बॉलीवुड की ए लिस्टर एक्ट्रेस में शुमार हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण से 26 सितंबर को पूछताछ की जाएगी। दीपिका ने एनसीबी के समन का जवाब देते हुए बताया कि वो शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर नहीं जाएंगी, वो शनिवार को ऑफिस पहुंचेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली के खिलाफ मैच से पहले धोनी की सीएसके को बड़ा झटका, ये धाकड़ बल्लेबाज हुआ टीम से बाहर। दोस्तों आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स के साथ होने वाले मुकाबले से पहले ही चेन्नई के धाकड़ बल्लेबाज अंबती रायडू मैच से बाहर हो गए हैं। इस बात की जानकारी चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट की तरफ से दी गई है। सीजन के पहले आईपीएल मुकाबले में अंबित रायडू ने मैच विनिंग की पारी खेली थी और चेन्नई को जीत दिलाई थी। दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने न्यूज एजेंसी से बातचीत करके हुए बताया कि रायडू एक मैच नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने कहा कि अंबित रायडू इस समय हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हैं और ये तय है कि वो एक और मैच नहीं खेल पाएंगे, लेकिन इसके बाद रायडू पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और फिर से सीएसके ब्रिगेड में लौट जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आईपीएल में आप किस टीम को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि संसद में पारित 3 लेबर कोड में कर्मचारियों को राहत देने वाली कौन सी है बातें। दोस्तों आपको बता दें कि संसद में श्रम सुधारों से जुड़े 3 बिल यानी कि लेबर कोड पारित कर दिए गए हैं। इनका मजदूर संगठनों द्वारा काफी विरोध किया गया। कई मसलों पर तो खुद आरएसएस के संगठन भारतीय मजदूर संघ ने भी विरोध किया, लेकिन इनमें कर्मचारियों के हित में कई कदम भी उठाए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इन विधेयकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता, संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश की गई है। इसमें कामगारों के लिए ईपीएफओ, ईएसआईसी, मातृत्व लाभ, ग्रेजुएटी तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड बनाने की बात है। दोस्तों आपको बता दें कि अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। संसद में इन बिलों को पेश करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि श्रमिकों की ये बड़ी समस्या थी कि वे परिस्थितियों से ये सिद्ध नहीं कर पाते थे कि वे किस संस्थान के श्रमिक हैं। इस समस्या के निदान के लिए नियुक्ति पत्र का कानूनी अधिकार हर श्रमिक को इस कोड के माध्यम से दिया गया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पेशेगत सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता में ये पहली बार है कि एक निश्चित आयु से ऊपर के श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किया गया है। ये सुविधा अनिवार्य रूप से देनी होगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस मंजूरी के बाद अब ग्रेजुएटी लेने के लिए 5 साल की लिमिट खत्म कर दी गई है। अभी तक जो नियम था उसके मुताबिक कर्मचारियों को किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल काम करना जरूरी था। अब 1 साल की नौकरी के
बाद भी कोई कर्मचारी ग्रेजुएटी हासिल कर सकता है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को व्यापक बना दिया गया है। अब सभी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं और उनका वेतन 18,000 रुपए से कम है तो वे प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के दायरे में आएंगे और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। पहले केवल कॉन्ट्रैक्ट वाले मजदूरों को इसका लाभ मिलता था। दोस्तों सरकार की तरफ से कर्मचारी और मजदूरों के लिए बहुत सारी चीजें की गई हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस लेबर कोड के बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि घरेलू उड़ानों से हटी अब चेक इन बैगेज की सीमा, जाने नई एडवाइजरी। दोस्तों आपको बता दें कि घरेलू हवाई सेवा को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। घरेलू उड़ान के दौरान यात्री अपने साथ कितना बैगेज यानी कि सामान ले जा सकते हैं, अब इसकी लिमिट एयरलाइंस पॉलिसी के हिसाब से तय होगी। मंत्रालय ने चेक इन बैगेज की सीमा खत्म कर दी है। एक आधिकारिक बयान में ये बात सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के चलते 2 महीने तक घरेलू उड़ानों पर रोक थी। इसे दोबारा 25 मई को शुरू किया गया और सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए एसओपी जारी कर दिया। एसओपी में विमान कंपनियों और यात्रियों को एहतियात के उपाय बताए गए ताकि कोरोना का संक्रमण न फैले। इसी के साथ मंत्रालय ने सामान को लेकर भी निर्देश जारी किए थे। घरेलू हवाई सेवा शुरू होने के बाद मंत्रालय ने निर्देश दिए थे कि यात्री अपने साथ एक चेक इन बैगेज और एक हैंडबैग ले जा सकते हैं। वहीं अब दोस्तों आपको बता दें कि नए आदेश में मंत्रालय ने कहा है कि बैगेज की लिमिट अब एयरलाइंस पॉलिसी के मुताबिक निर्धारित होगी और इस आदेश को 25 सितंबर से अमल में लाने की बात कही गई है। मंत्रालय ने कहा कि सभी पक्षों से परामर्श और फीडबैक के बाद चेक इन बैगेज के मुद्दे की समीक्षा की गई है और वर्तमान में एयरलाइंसों को अपनी कोरोना से पहले चलने वाली घरेलू उड़ानों के 60% से अधिक का संचालन करने की अनुमति नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि किराए पर ले जाए मारुति की नई कार, 6 शहरों के लिए शुरू हुई है ये स्कीम। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं और पैसे नहीं हैं तो आपके लिए मारुति सुजुकी ने एक खास तोहफा दिया है। इस तोहफे के तहत आप किराए पर मारुति की नई कार घर ले जा सकते हैं। दरअसल हाल ही में कंपनी ने मारुति सुजुकी सब्सक्राइब नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था। इसका विस्तार देश के 6 बड़े शहरों में हुआ है। ये 6 शहर हैं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और बेंगलुरु। कंपनी की योजना अगले 2 से 3 सालों में देश के 60 शहरों में इस कार्यक्रम का विस्तार करने की है। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी के मुताबिक इस सेवा के तहत ग्राहक मारुति सुजुकी अरेना से नई स्विफ्ट डिजायर, विराटा ब्रेजा, अर्गिटा, नेक्सा से नई बलेरा, सियान और एक्सेल 6 लेने का विकल्प चुन सकते हैं। कंपनी ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत ग्राहक वाहन का स्वामित्व हासिल किए बिना ही नई कार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें मासिक शुल्क का भुगतान करना होगा। इस शुल्क में मेंटेनेंस, बीमा और सड़क पर वाहन खराब होने पर सहायता आदि शामिल होगा। ग्राहक इन वाहनों के लिए 12 से 48 माह का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो मारुति का ये ऑफर आपके लिए हो सकता है। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी का सरकार पर निशाना, कहा कि आसान कर दिया है अत्याचार। दोस्तों आपको बता दें कि श्रम सुधार से जुड़े 3 विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल गई है। विपक्षी दल बिल का विरोध कर रहे हैं। बुधवार को जब तीनों बिल राज्यसभा से पास हो रहे थे तो बाहर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अत्याचार करना आसान कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि इस कठिन समय की मांग है कि किसी की नौकरी न जाए, सबकी आजीविका सुरक्षित रहे। भाजपा सरकार अब ऐसा कानून लाई है जिससे कि कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आसान हो गया है। वाहरी सरकार, आसान कर दिया अत्याचार। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, ड्रग्स मामले में जेल में ही रहेंगे रिया और शोविक। अब 29 सितंबर को होगी सुनवाई। दोस्तों आपको बता दें कि ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक को कोर्ट से अभी किसी भी तरीके की राहत नहीं मिली है। अब 29 सितंबर को इसका फैसला होगा कि रिया को बेल मिलती है या फिर जेल में ही रहना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस कोटवाल ने एनसीबी के वकील को भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इस केस से जुड़ा मामला नहीं है बल्कि कानून की बात है। ऐसे में उन्हें एनसीबी वकील को भी पूरी तैयारी के साथ आने को कहा है। वैसे तो बुधवार को ही उनकी बेल याचिका पर सुनवाई हो जाती, लेकिन भारी बारिश के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट में छुट्टी कर दी गई थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए बड़ा खतरा मोल लेने जा रहा है ब्रिटेन। दोस्तों आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर ट्रायल जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसमें कामयाबी मिल जाएगी। लोगों की बेसब्री का ये आलम है कि लोग वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए जानबूझकर कोरोना से संक्रमित होने के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे क्लिनिकल ट्रायल का आयोजन करने वाला ब्रिटेन पहला देश होगा जहां वॉलंटियर्स जानबूझकर कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे प्रोजेक्ट का आयोजन करने का मकसद वैक्सीन की क्षमता का जांच करना है। इस प्रोजेक्ट को चैलेंज ट्रायल का नाम दिया गया है। उम्मीद की
जा रही है कि ये चैलेंज ट्रायल्स अगले साल जनवरी के महीने में शुरू होगा और इसका आयोजन लंदन में किया जाएगा, जिसमें लगभग 2000 वॉलंटियर्स भाग लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, छेड़खानी करने वालों के भी सीए की तर्ज पर लगेंगे शहर में पोस्टर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अगर कोई भी महिलाओं के साथ छेड़खानी करते पकड़ा जाता है तो उसके पोस्टर शहर में लगेंगे। योगी सरकार ने इसी तरह का कदम नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ भी हिंसा के दौरान उठाया था। सरकार ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का पोस्टर सड़कों पर लगवाया था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरेआम छेड़खानी करने वाले शोहार्दों का आदतन दुराचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और साथ ही सीएम योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐसे अपराधियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थलों पर लगाने के निर्देश भी दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कश्मीर पर बदलने लगे हैं अब पाक के सुर। सार्क की बैठक में न विवादित नक्शा लगाया न जिक्र किया। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में आज गुरुवार को दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी अपने भाषण में कश्मीर का जिक्र नहीं किया। इससे पहले बैठक के दौरान पाकिस्तान की ओर से बैठक में एक और बदलाव दिखा, जब उसकी ओर से बैकग्राउंड में कोई नक्शा नहीं लगाया गया। पाकिस्तान के इस बदले सुर को लेकर अब कयास लगाए जाने लगे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र चार्टर और प्रस्तावों को लागू करने की बात कही है। विवादित क्षेत्रों की स्थिति में एक तरफा बदलाव की भी निंदा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में एक बार भी कश्मीर शब्द का उल्लेख नहीं किया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में इन बदलावों के पीछे माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द सार्क के 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना चाहता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि किसानों के गुस्से का डर, कृषि बिल की समर्थक जेडीयू अब एमएसपी की गारंटी चाहती है। दोस्तों आपको बता दें कि देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए मोदी सरकार ने कृषि से जुड़े 3 विधेयकों को संसद से पास कराने में कामयाब रही है। मोदी सरकार के इस फैसले पर नीतीश सरकार की पार्टी जेडीयू मजबूती से खड़ी रही, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने इस मसले पर सरकार का साथ छोड़ दिया। इसके बाद भी संसद में दोनों सदनों ने जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया। किसान संगठन एकजुट होकर विधेयक के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। ऐसे में जेडीयू अब बीजेपी से अलग सुर अलाप रही है और एमएसपी की गारंटी की मांग उठा रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानून को किसान अपने हित में नहीं मान रहा है। इन 3 बिल के खिलाफ किसान आक्रोशित है और एकजुट होकर आवाज बुलंद कर रहा है। किसान संगठनों ने इसके खिलाफ 25 सितंबर को भारत बंद बुलाया है। कृषि संबंधी विधेयकों के बहाने किसान संगठन ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां भी मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद है। ऐसे में किसानों के हितैषी होने का दम भरने वाले जेडीयू भी अब सवाल खड़े कर रही है, जिसके चलते अब पार्टी ने यू टर्न ले लिया है। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि टेम्परेरी सीएम है शिवराज, परमानेंट होने के लिए कर रहे हैं ये कवायद। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह उपचुनाव शिवराज को टेम्परेरी से परमानेंट करने के लिए है। क्या आप लोग मुझे परमानेंट करने को तैयार हैं? इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव शिवराज के सियासी भविष्य का फैसला करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सूबे की 28 सीटों पर होने वाले चुनाव ये तय करेंगे कि सत्ता की कमान शिवराज के हाथों में रहेगी या फिर कमलनाथ वापसी करेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। शिवराज सिंह चौहान अपनी सीएम की कुर्सी को परमानेंट के तौर पर मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कवायद कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने खंडवा में 44 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं का आगाज किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अब सिर्फ शुद्ध सरसों की तेल की होगी बिक्री, सरकार ने एफएसएसआई को दिए हैं निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि कंज्यूमर्स के लिए बेहद अच्छी खबर है। सरसों के तेल में अब कोई भी ब्रांड किसी भी अन्य खाने के तेल की मिलावट नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ शुद्ध सरसों के तेल की ही बिक्री होगी। दोस्तों इसके लिए सरकार ने एफएसएसआई को निर्देश दिए हैं और नए दिशा निर्देशों को 1 अक्टूबर से अमल में लाया जाएगा। फिलहाल सरसों के तेल में 20% तक अन्य खाद्य का तेल मिलाने की इजाजत थी, लेकिन इस नियम के बाद अब ये मिलावट नहीं होगी और सिर्फ शुद्ध सरसों के तेल की बिक्री होगी। पिछले कुछ समय से सरसों के तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ऐसे में आशंका बढ़ गई कि घटिया खाने के तेल की मिलावट ज्यादा हो जाएगी और इसे रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। दोस्तों सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम काफी सराहनीय है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दुर्गा पूजा के लिए दिशा निर्देश जारी, इस साल नहीं होगा उत्सव का आयोजन,
दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस साल राज्य में दुर्गा पूजा उत्सव आयोजित नहीं होगा। बनर्जी ने गुरुवार को लेकर इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल चारों तरफ से खुले होने चाहिए, पंडालों में प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर होना चाहिए और मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि हर दुर्गा पूजा समिति को राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। दुर्गा पूजा को देखते हुए 80,000 हॉकरों को एक बार मिलने वाले 2-2 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा में अब करीबन 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सादगी से उत्सव मनाने की तैयारियां पूरे शहर में शुरू हो गई हैं और आयोजक संक्रमण को फैलने से रोकने के उपायों पर काम कर रहे हैं। दोस्तों हम आपसे भी जानना चाहते हैं, क्या आप दुर्गा पूजा मनाते हैं? अगर मनाते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रहा है कोरोना का काल, नवंबर तक बाजार में आ सकती है महामारी की ये वैक्सीन। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी से जंग जीतने की तैयारी में दुनिया के तमाम देश लगे हुए हैं। दुनिया भर में इसकी वैक्सीन पर शोध चल रहा है। कई देशों में ट्रायल लगभग पूरा होने वाला है। वैक्सीन को अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। खासकर यूरोपीय देशों में कोरोना की दूसरी वेव को देखते हुए जल्दी ही वैक्सीन की जरूरत होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक फिलहाल 33 कंपनियों के कोरोना वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है, जिनमें से 9 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वैक्सीन बनाने की रेस में अब तक सबसे आगे चल रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अब पिछड़ गई है। कई देशों में ट्रायल रुकने के बाद अब इसे अंजाम तक पहुंचने में थोड़ा और वक्त लगेगा। वहीं अमेरिका की मॉडर्ना की वैक्सीन और बायोएनटेक फाइजर की वैक्सीन भी इस रेस में शामिल हो गई है। कई कंपनियां इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन बाजार में उतारने का दावा कर चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बायोएनटेक और फाइजर की वैक्सीन रेस में सबसे आगे हो गई है। माना यह जा रहा है कि ये दोनों कंपनियां अक्टूबर तक वैक्सीन के प्रभाव का आंकलन कर लेंगी और उसके बाद इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाती है तो नवंबर तक वैक्सीन बाजार में उतारी जा सकती है। हाल ही में बायोएनटेक कंपनी के CEO और को-फाउंडर उगू शाहीन ने कहा था कि उनकी वैक्सीन अक्टूबर के आखिर तक आ सकती है। दोस्तों कोरोना की वैक्सीन जितनी जल्दी आती है आम लोगों को इससे राहत मिलेगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मास्क न पहनने पर MP के गृह मंत्री ने मांगी माफी, कहा अब पहनूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि मैं मास्क नहीं पहनता वाली टिप्पणी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भारी पड़ गई है। उन्हें अपने इस बयान पर माफी मांगनी पड़ी है। राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि मास्क पहनने के बारे में मेरे बयान से कानून की अवहेलना महसूस हुई है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप नहीं था। मैं अपनी गलती मानते हुए खेद प्रकट करता हूं। मैं स्वयं भी मास्क पहनूंगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा था कि मास्क पहनने के बारे में मेरे बयान से कानून की अवहेलना महसूस हुई है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप नहीं था। मैं अपनी गलती मानते हुए खेद प्रकट करता हूँ। मैं स्वयं भी मास्क पहनूंगा और समाज से भी अपील करूंगा कि सभी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। दोस्तों हमारा भी आपसे यही अपील होती है कि जब जरूरत हो तभी घर से बाहर जाए तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो आ रही है वो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स नहीं रहे, मुंबई में हार्ट अटैक से निधन। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर दिग्गज डीन जोन्स का दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में गुरुवार को निधन हो गया। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स ने इसकी पुष्टि की है। वह 59 वर्ष के थे। डीन जोन्स सक्रिय क्रिकेटर विश्लेषक थे। उन्हें UAE में चल रही इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के दौरान ऑफ ट्यूब कमेंट्री के लिए अनुबंधित किया गया था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत, गंगे पश्चिम बंगाल, उत्तरी कोंकण गोवा और दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बौछारें हो सकती हैं। इन भागों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है, जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं तेलंगाना, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।